स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। चलो डिस्कस करते हैं कि वाई टर्म इंश्योरेंस मैटर इन इंडिया। मतलब टर्म इंश्योरेंस इंडिया में ही क्यों सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स टर्म इंश्योरेंस आधे लोगों को मिल ही नहीं पाता, एलिजिबल ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो खुशकिस्मत समझो कि अगर आपको टर्म इंश्योरेंस मिल पा रहा है। ठीक है, आधों को इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि किसी को इनकम इतनी नहीं होती, किसी का जो वर्क है या जो एक्सपीरियंस है वो मोर रिलेटेड टू डेंजरस वर्क होता है। कोई इनको पहले से बीमारी चलती आ रही है तो नहीं मिलता, कोई फैमिली कंडीशंस चलती आ रही है तो नहीं मिलता, रीजन बेसिस पे भी नहीं मिलता। बहुत सारे रीजन्स में ऐसा है कि वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है कि भाई यहाँ पर आपको हम टर्म इंश्योरेंस इशू ही नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें हो चुकी हैं, स्कैम्स हो चुके हैं। ठीक है, तो जिसको टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है बहुत किस्मत समझ, खुद किस्मत समझो अपने आप को। और साथ में टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ही एक लौता इंश्योरेंस है जो आपका प्योर इंश्योरेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कुछ भी हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट में ही आपको रुपए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ तो ही मिलेंगे, कुछ रिटर्न ऑन प्रीमियम मिल रहा है, हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस का मतलब ही मेन में ये है कि आपको सिक्योर करना, आपको जिस पर्टिकुलरली चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है वो आपको पर्टिकुलरली रिटर्न उसके अगेंस्ट में ही देना। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट में होता है। और टर्म इंश्योरेंस होता है आपकी लाइफ के अगेंस्ट में, कि जो आपका लाइफ है, जो आपका जीवन है, उसके अगेंस्ट में आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जितने कम एज में आप ले लोगे उतना कम प्रीमियम आएगा। ये तो सब लोग जानते ही हैं और सब चीज़ों को पता ही है। पर कोशिश यह किया करो कि जो सबसे पहले, मतलब जैसी आपकी सैलरी हुई ना, जैसे आपकी जॉब लगी, जैसे आपकी इनकम हुई, तीन चीज़ें सबसे पहले अपने पास रखो। सबसे पहले अपना टर्म इंश्योरेंस, मतलब सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, चाहे कॉर्पोरेट हो या ना हो वो अलग चीज़ है, पर आपके पास अपना खुद का होना चाहिए। जैसे ही आपकी इनकम स्टार्ट हो रही है, इनकम आपकी 20 में स्टार्ट हो रही है, 21 में हो रही है, 22 में हो रही है, उससे कुछ मैटर नहीं करता, पर जितनी जल्दी होगा उतनी ज़्यादा फ़ायदा है। तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस, फिर टर्म इंश्योरेंस, फिर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स तीसरे ऑप्शन पे आता है। ठीक है, तो जब ये दो हो चुके होंगे जब ही तीसरा आएगा। चलो बात करते हैं हम आगे कि 1 करोड़ का ट्रैप। देखो आज की डेट में क्या होता है कि सब लोग ये बोलते हैं कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो, 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लो। पर आप ये समझो ना, आज के बाद टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ की कीमत 30 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद क्या होगी? कुछ भी नहीं होने वाली। क्योंकि अगर 6% का इन्फ्लेशन का अगर आपका रेट चल रहा है तो आपका तो वो सिर्फ 30 से 40 लाख के आसपास ही प्रीमियम, 30 से 40 लाख ही उसकी वैल्यू होगी, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब आज का जो 100 रुपये है उसकी वैल्यू कल तो 100 रुपये नहीं होगी ना, 1 साल बाद। जो चीज़ आप 100 में आज खरीद सकते हो वो चीज़ आप 100 में परसों नहीं खरीद सकते, वो चीज़ आप 1 साल बाद नहीं खरीद सकते। तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं हम। ठीक है, इसी ये चीज़ इसमें भी मैटर करती है। ठीक है, तो जो चीज़ है अपने इनकम के अकॉर्डिंग काउंट करो, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम अगर आज के डेट में 10 लाख रुपए है तो 10 लाख इंटू आप 15 करो, इतने का आपके पास होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, लोन अगर आपके चल रहे हैं तो लोन को माइनस करो, लोन को प्लस करो और फिर माइनस असेट्स करो। लोन को हम क्यों करते हैं? क्योंकि बाई चांस फॉर एग्जांपल आपने आज के दिन पे 20 लाख का लोन ले रखा है। ठीक है, आपकी किसी भी रीजन से डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाए, आपका कुछ मिसहैपनिंग हो गई, आपकी डेथ हो गई, तो जो आपने 1 करोड़ का ले रखा था, 1 करोड़ का जो आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा था उसमें से 20 लाख तो लोन वाले कंपनी ले लेंगे, 80 लाख ही तो बचे। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जो आपका लोन है प्लस आपका वो होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। मतलब टर्म इंश्योरेंस अमाउंट आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग प्लस लोन भी ले लोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं, जितने लोन के लिए आप अप्लाई करने जाते हो, अगर आप कोई आपका पर्सनल लोन है या कोई रिस्की लोन है ना, वो आपको ये कहते हैं कि आप टर्म इंश्योरेंस भी ले लो हमसे। टर्म इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा क्योंकि अगर बाई चांस आपको कुछ हो गया, आपको कुछ हो जाएगा तो वो वहाँ से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है और कवरेज, कितनी कवरेज लेनी है, 15x ऑफ योर इनकम प्लस लोन माइनस असेट्स। ठीक है, अब मेडिकल डिस्क्लोजर भी होना चाहिए। देखो आपकी आज की डेट में, पहले जैसे मैंने आपको बताया टर्म इंश्योरेंस सबको नहीं मिलता। ठीक है, और अगर आप झूठ बोल के टर्म इंश्योरेंस ले लेते हो, आप बोल देते हो कि भाई मैं तो अल्कोहल भी नहीं करता, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, मैं तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, पर है आपको ऑलरेडी बीमारी,
क्योंकि उससे अगर आपका वो एलिजिबल है, मतलब वो डिजीजेज आपकी जो भी आपको आदत है वो आपको वैसी आदत है कि जो छूट सकती है, तो उसके ऊपर प्रीमियम जो है वो कंपनी बढ़ा देती है, टर्म इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, पर अगर आप झूठ बोल के सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये बचाने के लिए ये चीज़ों को हटा देते हो, मना कर देते हो, और फिर बाद में कंपनी को अगर जब आप क्लेम करने गए और जब ये चीज़ें आई, रिकवर होकर आई कि आप तो ये तो पहले से ही करते आ रहे थे, तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी, क्लेम आपका रिजेक्ट कर ही देगी वो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये रूल है। वैसे तो 3 साल का होता है कि 3 साल के अंदर जो कंपनी को रिजेक्ट करना है 3 साल के अंदर रिजेक्ट कर सकते हो, उसके बाद रिजेक्ट नहीं कर सकती सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग। पर अगर क्योंकि आपने जो टर्म इंश्योरेंस लिया था उसको आपने बोला ही झूठा था, क्योंकि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, कि जिसमें आजर प्रपोजर आप हो और गिवर वो है। तो जब आप ये चीज़ लेते हो तो आप चीज़ वो बोलते हो कि भाई मैं सब कुछ करेक्ट में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो जब आपने यही चीज़ गलत बताई कि भैया मैं तो सबको, कि मैं तो, मेरे को तो ऑलरेडी डिजीजेस थी, तो कंपनी आपका रिजेक्ट कर सकती है। आप चाहे कितने भी कोर्ट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड पर नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट तो रखो ही रखो, क्योंकि बहुत कंपनीज जैसे यंग एज है, जैसा कि 21 साल की एज है, तो कंपनी अवॉइड कर देती है कि आपको मेडिकल चेकअप, पर जितनी ज़्यादा एज होती है तो उस पर वो करती है। पर अगर आपके पास ऑप्शन है मेडिकल टेस्ट देने का तो मेडिकल टेस्ट दो, क्योंकि उससे आपको एक सेफ गार्ड मिल जाता है, इसके आपका ना रिस्क कवर हो जाता है कि भाई आपको ऑलरेडी कोई बीमारी तो नहीं थी अभी तक, फिर 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ बाई चांस होती है तो वो उसमें काउंट हो जाएगी, क्योंकि जब हमने लिया था तब तो कुछ नहीं था, उसके बाद हुआ है, क्योंकि ये तो ग्रोइंग वाली थी, एज एन एज हुआ है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। क्रिटिकल राइडर आप ऐड कर सकते हो। देखो क्रिटिकल राइडर क्या होता है कि जैसे बहुत सारी बीमारीज ऐसी होती हैं जिनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रिकवर नहीं हो सकती या जो आपकी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कैंसर जैसा हो गया उस जिसमें बहुत पैसा लगता है, तो वो आप राइडर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको लगता है तो आप ऐड करो, नहीं का लगता है तो मत ऐड करो। वेवर ऑफ प्रीमियम क्या है कि जैसे बाई चांस अगर आपकी आप प्रीमियम आपने, मतलब फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपने जो टर्म इंश्योरेंस है वो आपने 75 ईयर्स तक का ले रखा है। ठीक है, और आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो भी 75 ईयर्स तक का कर रहे हो। अब बीच में आपकी किसी कारण से, रीज़न से डेथ हो जाती है, तो वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाता है, तो मतलब आपका उसके बाद प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है और आपको उसके बाद पैसा मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी कंपनीज देती हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट होता ही है, ज़्यादातर की सारी कंपनीज में इनबिल्ट होता है ये। ठीक है, तो वो चीज़ है। पर ये फ़ायदा जब है जब आपका एक पेइंग पीरियड जो होता है, प्रीमियम पे करने का पीरियड बहुत लंबा है। पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ ज़्यादातर, या मैं जो रिकमेंड करता हूँ मैं वही करता हूँ कि आप 10 साल का लो प्रीमियम, 10 साल का प्रीमियम पे करो, या 15 साल का प्रीमियम पे करो, या 20 साल का प्रीमियम पे करो, उससे ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो वही बोलता हूँ, अवॉइड तो मैं वही वो कहता तो मैं वही हूँ, अकॉर्डिंग टू फिर जो क्लाइंट्स कहते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, इनकम एंड कॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो। एक्सीडेंटल डेथ सर्टिफिकेट, एक्सीडेंटल डेथ कवर, एक्चुअली ये एक कोई ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि आपकी अगर आपकी डेथ सिर्फ डेथ से की वजह से होती है, सिर्फ डेथ जो है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तो फिर आपको उसके अगेंस्ट में कवर मिलेगा, और वो भी सिर्फ उसी का मिलेगा। पर प्रीमियम तो आप सबका प्रीमियम तो आप पे करते रहोगे। ठीक है, तो क्योंकि आपने अगर ऑलरेडी 1 करोड़ का ले रखा है, ऑलरेडी आपने अपनी काउंट करके किया हुआ है, तो फिर आपको इस पर्टिकुलरली राइडर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। पर ये भी क्लाइंट टू क्लाइंट मैटर करता है, अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंटल डेथ कवर लेना चाहिए तो आप लो, नहीं तो आपकी मर्जी है, पर मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। ठीक है, क्रिटिकल इलनेस आपका है तो आप लो, वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं देखना चाहिए आपको। देखो यार, देखो आज की डेट में क्लेम्स, आज की डेट में टॉप 5 कंपनीज ही रहती हैं जिनका ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, चाहे वो आपकी मैक्स हो गई, HDFC हो गई, टाटा की हो गई, ठीक है, आपकी बजाज हो गई। ठीक, तो ये ही 4-5 कंपनियां रहती हैं जो इधर उधर होती रहती है, कभी कोई बढ़ गया कभी कोई बढ़ गया, तो इन 5 या 6 कंपनी में से अगर आप लोगे ना तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आपको। ठीक है, और ASR भी होता है, ASR भी आपको देखना चाहिए। ASR क्या होता है कि आपका कितना परसेंट वो मनी आप, CSR में तो उन्होंने ये देख लिया कि टोटल क्लेम कितने लिए उसमें से कितने रिजेक्ट करें। अब ASR में होता है अमाउंट कितना वो सेटल कर रहे हैं, अमाउंट कितना वो बचा रहे हैं। ठीक है, ये सब भी आपको IRDA की वेबसाइट पर जाकर आप जब आप देखते हो, डाउनलोड कर सकते हो सारी रिपोर्ट्स, उसमें सब कुछ मिलता है कि किसका क्या रेशियो है, उसकी कितनी AUM है, मतलब कैपिटल्स कितनी इन्होंने इन्फ्यूज़ कर रखी है, वो सब कुछ आपको दिख जाता है डिटेल्स में। ठीक है,
मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट भी होता है। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट क्या है कि इसके अंदर क्या है, मतलब ये एक्चुअली जब आप इंश्योरेंस लेते हो जब भी आपको ऑप्ट करना पड़ता है। इसमें क्या है कि आप अवॉइड कर देते हो कोई भी एक्सटर्नल पार्टी को कि वो क्लेम नहीं कर सकते आपके प्रीमियम अमाउंट में, आपके अमाउंट से, टर्म इंश्योरेंस के अमाउंट से। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लोन वोन चल रहा है, आपका ऑलरेडी घर में कुछ खर्चे वर्चे चल रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मैरिड वुमेन के अंदर आप डाल सकते हो कि मेरी जो टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आएगा, जो क्लेम आएगा, वो सिर्फ मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। ये आप कर सकते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करते हो, या अपने फैमिली मेम्बर्स को जिसको ऐड करना था उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास एक रूल रहता है, ये आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे क्या है कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक वाले हैं, वो या कोर्ट पे जो है वो आपको कह ही नहीं सकता कि आप इसमें से प्रीमियम पे करो आपके फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड करो, पर ऐड कर लोगे तो सफिशिएंट रहता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड प्लान और रिटर्न ऑन प्रीमियम वाला भी एक होता है। रिटर्न ऑन प्रीमियम देखो मेरे हिसाब से तो बेकार ही रहता है। ठीक है, आप रिटर्न ऑन प्रीमियम, क्योंकि आज की डेट में जो इंश्योरेंसेस लोगों ने लिए है ना, लोगों का माइंडसेट ये रहता है, क्योंकि जब हम थे या जब पहले टाइम पे क्या था कि लोगों ने इंश्योरेंस ही लिए इसलिए थे कि जिससे वो इन्वेस्ट करे, उसके अगेंस्ट में उन्हें रिटर्न मिल जाए। ठीक है, चाहे आपने 15 साल के लिया होगा, चाहे कुछ भी लिया होगा, ऐसे ही देखे होंगे आपने। तो अब जब टर्म इंश्योरेंस भी लोग लेते हैं तो फिर वो ये बोलते हैं कि भाई मैं तो 10,000 रुपये पे कर रहा हूँ, तो मेरे को 20 साल बाद, 30 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे वापस। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस तो आप एक तरीके से ऐसे समझो कि आप जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हो। गाड़ी का आप इंश्योरेंस हर साल कराते हो, अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपको कुछ नहीं मिलता उसका, है ना। जब आप क्लेम लोगे जब भी तो आपको कवर होता है। ऐसे कोई है कि आप जा रहे हो कि भाई मेरे को तो गाड़ी का इंश्योरेंस, मैं तो इतने सालों तक पे करता रहा हूँ, मुझे कुछ तो वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से ये टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस में लाइफ का होता है, जब आप क्लेम करोगे, जब आपकी डेथ होगी, जब ही आपको पैसा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ कंडीशन है। रिटर्न ऑन प्रीमियम पे फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई रिटर्न ऑन प्रीमियम वाला कोई ऑप्शन आता है तो आप उसके अगेंस्ट में जो उस पर्टिकुलर डिफरेंस अमाउंट है आप प्रीमियम का, वो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दोगे तो उसके अगेंस्ट में उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। क्या पता आप जो 1 करोड़ का आपने या 2 करोड़ का ले रखा है, क्या पता वो आप 3 करोड़ रुपये कमा लो उससे। ठीक है, तो वो भी आप सोच सकते हो, उस तरीके से भी आप सोचोगे तो। ठीक है, अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। अगर आपके पास एनुअल कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट अगर आपकी 1 करोड़ है, तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड प्लान ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन प्रीमियम का जो आपका प्रीमियम आएगा, वो रिटर्न ऑन प्रीमियम का जो प्रीमियम आता है ज़्यादा ही आता है। ठीक है, तो आप हमेशा ट्रेडिशनल प्लान लो, या जो आपका स्टैंडर्ड प्लान चलता रहा है वो ही लोगे आप। मेच्योरिटी बेनिफिट हमेशा स्टैंडर्ड प्लान में रहेगा। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन एड ऑन भी एक होता है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, आपका इंक्रीज़ करता है प्रीमियम, पर इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। एज के अकॉर्डिंग भी है, इसमें आपका लाइफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें फिर आपकी डिपेंड करती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रीमियम भी थोड़ा बढ़ता रहता है आपका। ठीक है, तो वो भी सब कुछ आपको मैटर करता है, आपके पास वो प्रीमियम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्या पता वो आपको मिल ना पाए ऑप्शन। पर अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लो, क्योंकि वो आपके लिए प्रोटेक्शन ही हो जाएगा, आपके लिए एड ऑन ही है, वो आपके लिए बेनिफिट ही है वो। ठीक है, और अर्ली एग्जिट वाला तो मुझे लगता नहीं है, देखो अर्ली एग्जिट वाला किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि अर्ली एग्जिट आपने जब 60 ईयर्स 70 ईयर्स या 45 या 75 ईयर्स के लिए आपने लिया है, तो आप क्यों अब सोच रहे हो कि भैया मैं उसमें से निकल जाऊँ। ठीक है, पर अगर आपको वो मिल रहा है ऑप्शन तो आप ले सकते हो, वो उस समय आप देख लेना कि आपको रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है, तो लाइफ स्टेज इंश्योरेंस रोड मैप क्या क्या है आपका। अगर आपकी एज 25 से 30 है तो आप प्रीमियम आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका प्रीमियम कम आ जाएगा। ठीक है, कम प्रीमियम में भी आप अच्छे तरीके से चलते रहो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि आपको प्रीमियम कभी बढ़ता नहीं है। जो आपका सेट हो गया वो सेट हो गया। आज आपका 10,000 रुपये सेट हो गया तो 10,000 रुपये ही रहेगा। ठीक है, तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एज आपकी 30 to 45 है, तो आप जो मैरिज वुमेन एक्ट वाला है वो आप ऐड कर लो, जिससे आपका सिर्फ वाइफ एंड जो बच्चे हैं वही इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, 40 to 45 में लोन आपकी एलिजिबिलिटी कोई है, लोन लाइबिलिटी कोई है, तो उसको क्रॉस चेक करो, उसको आपको लगो, देखो। अगर क्रिटिकल इलनेस, आप राइडर एज एन टर्म इंश्योरेंस की जगह एक और टर्म इंश्योरेंस ले लो जो कि सिर्फ क्रिटिकल इलनेस का है, जो क्रिटिकल इलनेस के कवर्स भी आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, और ज़ीरो कॉस्ट आप फिर तो
60 ईयर्स के बाद तो आपको जो करना है वो आप करो, क्योंकि आप प्रीमियम तो पे कर नहीं रहे हो, प्रीमियम पे भी कर रहे हो तो बहुत अमाउंट कम प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो फिर आप देख सकते हो उस समय का, ठीक है। तो अल्टीमेट सेफ्टी नेट क्या रहेगा, क्योंकि देखो टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको मिल पा रहा है। मैं एक ही कंडीशन बोल रहा हूँ, अगर आपको मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है, जिनको मिल रहा है वो ले लो, बहुत अच्छा बेनिफिट है, और जितनी कम एज में लोगे उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा सही समय होता है कल का, और सेकंड बेस्ट टाइम होता है आज का, ठीक है। तो बस आप कोशिश करो कि आपको मिल जाए, अगर आपको लेना है तो, अगर आपको अपनी लाइफ सिक्योर करनी है तो, और अपनी फैमिली को सिक्योर करना है तो, ठीक है। चलो, बस यही था। कुछ क्वेश्चन हो, कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो आपको करना है वो कर सकते हो।